अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट था उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो है कौमी पैदावार में मुख्तलिफ़ शोबों की निस्बती अहमियत। तो ये सिंपल सा है, इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कितनी है। मुआशी तरक्की के नतीजे में किसी मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में ज़राअत जैसे शोबों का तनासब कम होता चला जा रहा है और सनती शोबे का तनासब बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तकरीबन 61% आबादी देहात में है और 60% जो ज़राअत के शोबा से वाबस्ता है। ज़राअत का शोबा पाकिस्तान खाम मुल्क की पैदावार में 20.9% का हिस्सेदार है, जबकि ज़राअत पाकिस्तान की 45% लेबर फोर्स को रोज़गार मुहैया करता है और पाकिस्तान की बरामदात का तकरीबन 60% हिस्सा ज़राअत से हासिल होता है। अब है कि पाकिस्तान में म्यार ज़िंदगी यानी कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, लोगों को खाने पीने की, रहने की, तालीम की, सेहत की सहूलतों के बारे में हम देखते हैं। तो म्यार ज़िंदगी से मुराद है कि किसी मुल्क के बाशिंदों की मुआशी हालत है और किसी मुल्क के बाशिंदों की मुआशी हालत का अंदाज़ा हम उनके म्यार ज़िंदगी से लगाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि उनकी फ़ीकस आमदनी कितनी है, तालीम और सेहत की सहूलतें मैसर हैं उन्हें, खाने पीने की चीज़ें और रिहाइश के लिए घरों की फराहमी वगैरह। और इस तरह आवाम के लिए मुआशी ढांचा, इसमें सड़कें, मुनासिब ट्रांसपोर्ट, घरों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी वगैरह शामिल है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन से अवामिल हैं जो पाकिस्तान में म्यारी ज़िंदगी को पस्त करते हैं। तो सबसे पहले फ़ीकस आमदनी। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी 1512 अमरीकी डॉलर है, जबकि अमेरिका की इससे कहीं ज़्यादा, यानी कि जितनी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी ज़्यादा है। हमारा शुमार दुनिया में सबसे फ़ीकस आमदनी में होता है, जो कहीं पस्त म्यार ज़िंदगी की निशानदही करता है। फिर तालीमी पसमानदगी है। पाकिस्तान में तकरीबन आधी आबादी तालीम से बेबहरा है और अभी तक हम 100% बच्चों को तालीमी सहूलियात फ़राहम नहीं कर सके और तालीम आम नहीं है। सेहत की सहूलतें हैं वो बहुत कम है। अगर हम लें तो इसकी एवरेज निकालें तो कितने हज़ार लोगों को एक डॉक्टर मैसर है पाकिस्तान के, या कितने हज़ार लोगों को एक नर्स मैसर है। फिर हायशी सहूलत की अदम दस्तियाबी। 1981 के मरदमशुमारी के मुताबिक 51.5% आबादी, यानी कि आधी से निस्बतन ज़्यादा आबादी के पास सिर्फ एक कमरे का घर है। 1998 में यह तादाद कम होकर 38.1% और 2004 में 25% रह गई थी। यानी कि जो लोगों के पास जो घर है एक कमरे के, वो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा था। अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बाद ज़लज़ला इलाके में सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो चुकी है। फिर आमदनियों में तफावत। पाकिस्तान में कम आमदनी वाले 20% अफराद कुल आमदनी का सिर्फ 8% हिस्सा हासिल कर पाते हैं। यानी कि हमारी टोटल आमदनी जितनी भी है उसमें हम जो है वो उसकी जो कम आमदनी वाले 20% अफराद जो है वो सिर्फ 8% हिस्सा हासिल कर पाते हैं और उसके मुकाबले में 20% अमरा 45% आमदनी हासिल कर पाते हैं। यानी कि गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है, उसकी आमदनी मज़ीद कम होती चली जा रही है, जबकि अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है। फिर पाकिस्तान में अफरात ज़र बहुत ज़्यादा है, यानी कि कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और आवाम की इसकी वजह जो है वो आवाम की अक्सरियत है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तक रसाई नहीं है और लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद नहीं हो रहा। फिर यूटिलिटी सहूलतों की अदम फराहमी है। बिजली, गैस, टेलीफोन और पानी वगैरह जो कि ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें हैं और इन बुनियादी सहूलतों की वजह से इंसान का म्यार ज़िंदगी बुलंद होता है और पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी इन सहूलतों से महरूम है और इन सहूलतों के बिलों से में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस बोझ को बर्दाश्त करना आवाम के लिए मुश्किल हो रहा है। देखिए आए दिन बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, टेलीफोन की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इन चीज़ों को बर्दाश्त करना, कीमतों को बर्दाश्त करना मुश्किल है। लिहाजा ये सहूलतें जो हैं वो कम लोगों तक पहुँच रही हैं और म्यार ज़िंदगी अच्छा नहीं है। फिर बेरोज़गारी है। मुल्क में काम करने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद या तो बेरोज़गार है या मस्तूर बेरोज़गारी का शिकार है, जिसका बराह रास्त असर म्यार ज़िंदगी पर पड़ता है। मस्तूर बेरोज़गारी का मतलब होता है कि ऐसी बेरोज़गारी जिसमें बज़ाहिर तो लगता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हम काम जो है वो नहीं कर रहे होते। इसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो ये दी जाती है कि जब काश्तकार कटाई वगैरह करते हैं तो वो काम बेसिकली 5 लोगों का होता है। वो चूँकि बेरोज़गार लोग होते हैं, वो इधर उधर से मिल मिला के 10 लोग काम करते हैं, तो बेसिकली वो 5 लोगों का ही काम होता है। तो वो बेरोज़गारी हमारे पास मख्फी बेरोज़गारी भी उसे हम कहते हैं।
फिर है आबादी का बढ़ता हुआ दबाव। पाकिस्तान में आबादी मुसलसल बढ़ रही है। आबादी के मुताबिक हमारी जो है वो ख़ाम मुल्की पैदावार नहीं बढ़ रही, तो लिहाजा फ़ीकस आमदनी हमारे पास कम है और मेयार ज़िंदगी पस्त है। फिर हुकूमती पॉलिसियों में अदम इस्तेहकाम है। हमारी जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं वही मुस्तहकम नहीं है। जो आने वाली हुकूमत होती है वो पिछली हुकूमतों का पांसा पलटती है। जो उन्होंने ईंटें रखी होती हैं, बुनियाद वो उखाड़ के अपनी बुनियाद रखती है, तो लिहाजा उतने टाइम तक उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। फिर नई आने वाली हुकूमत यही काम करती है और पिछले मंसूबों पे तनकीद करती है, मंसूबों को ख़त्म कर देती हैं। तो इस तरह से अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा होता है। फिर मौशी मनसूबाबंदी से क्या मुराद है? मौशी मनसूबाबंदी से मुराद ये है कि एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के मुताबिक किसी मखसूस और तयशुदा मकासद के हसूल के लिए अपने वसाइल का जायज़ा लेना और इन वसाइल को बरूएकार लाने का अमली तरीक़ेकार है। मनसूबाबंदी के मकासद का तयन हर मुल्क अपनी ज़रूरियात के मुताबिक करते हैं। मौशी मनसूबाबंदी से मुराद सिंपल सा ये कि एक तरीक़ेकार है जिसमें हम मखसूस और तयशुदा मकासद को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, यानी कि हमारी मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, हमारी कौमी आमदनी इतनी ज़्यादा हो जाए और हमारी फ़ीकस आमदनी बढ़ जाए और हमारा मेयार ज़िंदगी बुलंद हो। तो ये तयशुदा मकासद हैं जिनको हासिल करने के लिए हम कोशिश करते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स के मुताबिक मौशी शोबों का इंतखाब और मकासद के हसूल के लिए इन पर अमल करना मौशी मनसूबाबंदी की खासियत है। मौशी शोबों का इंतखाब ये है कि हम चूँकि कहते हैं, बल्कि रॉबिन्स ने मुआशरत की बेहतरीन डेफिनेशन दी थी, उसमें यही था कि हमारी मकासद लातादाद हैं, हमारे ज़राए महदूद हैं, तो लिहाजा हमें देखना पड़ता है कि पहले हम कौन सा मकसद पूरा करेंगे। तो लिहाजा मौशी शोबे का चुनाव भी कि हमने सरमायाकारी पहले किस शोबे में करनी है, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि कौन सा शोबा हम किस में पहले करें और किस में उसके बाद करें। फिर प्रोफेसर HD डिक्सन के नज़दीक मौशी मनसूबाबंदी इन बड़े मौशी फ़ैसलों का नाम है जिसमें एक हतमी इदारा मौशी निज़ाम के मुकम्मल जायज़े के बाद फ़ैसला करता है कि कौन सी शय कितनी मिकदार में किन लोगों को मुहैया की जाए। ये सिंपल सी चीज़ है। और लिविस लॉर्वन के मुताबिक मौशी तंजीम की एक ऐसी स्कीम जिसमें अफराद, कारखाने, तंजीम और सनतें एक ऐसे निज़ाम की तावनी इकाइयाँ तस्वर की जाती हैं जिसका मकसद मौजूदा वसाइल को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत को कम से कम अरसा में पूरा किया जा सके। सिंपली ये भी वही चीज़ है और इसी तरह से जो है वो काम करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने ये सारा जो है वो इसको छोड़ देना है और अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के ज़राई और सनती शोबा के मसाइल और उनका हल। तो ये हम देखते हैं। पाकिस्तान के ज़राई शोबा के मसाइल वही चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं कि ख़ाम मुल्की पैदावार का 20.9% ज़राअत से हासिल होता है, 45% लोगों को रोज़गार मैसर है और देही इलाकों में 70% लेबर फोर्स ज़राअत से वाबस्ता है और ज़र मुबादला का 60% ज़राअत और ज़राअत से जो वाबस्ता शोबे हैं उनसे हमें हासिल होता है। और इन सिफ़ात के बावजूद पाकिस्तान ज़राई शोबे में पसमानदगी का शिकार है। इसमें जो ग्रोथ की शरह है वो बहुत सुस्त है, कम है। ये शोबा पाकिस्तान की सनती ज़रूरियात और बढ़ती आबादी को पूरा करने से ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर है। अब हम देखते हैं हमारे ज़राई शोबा की पैदावार क्यों कम है, क्यों हमारा ज़राई शोबा पसमानदगी का शिकार है। सबसे पहले ये कि काबिल काश्त रकबा का गैर मुस्तद इस्तेमाल। जो हमारे पास काबिल काश्त रकबा है यानी कि जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसका हम सही से इस्तेमाल नहीं करते और हमारे पास सहूलियात कम है, सरमाए की कमी। हर साल ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बहाल रखने के लिए ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा लाखों एकड़ अराज़ी को इस्तेमाल में लाने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। आपको पता है बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जबकि आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। तो उसमें इतनी ज़मीन एक्स्ट्रा पड़ी है, वो बंजर है, तो उस पर काम नहीं किया जा रहा। और अगर वो उसमें उसके अलावा एक और चीज़ भी है, अगर आप पीछे लोगों की राय सुने, वो तमाम जो फोर फादर्स हैं हमारे, वो यही उनका था कि ज़मीन को काश्त किया जाता था, एक फसल जो है वो काट ली जाती थी, उसके बाद ज़मीन को कुछ देर रेस्ट दिया जाता था ताकि उसकी ज़रख़ेज़ी वापस आ जाए। तो ये जो तरीक़ेकार है ये ज़मीन की नेचुरल ज़रख़ेज़ी बहाल रखने के लिए ज़रूरी था। लेकिन आजकल जैसे आबादी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नई नई खादें आ रही हैं, बीज आ रहे हैं और दवाइयाँ आ रही हैं, तो उन स्प्रे आ रहे हैं, उन तमाम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन को एक फ़सल काश्त करके फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें फिर अगली फ़सल काश्त करें, बल्कि हम उसके लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी जल्दी उसको काश्त करना शुरू कर दें। और इसी सूरत हाल के तहत जो है वो एक साल में 3-3 फसलें भी एक ज़मीन से हासिल की जा रही हैं। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड अभी काफ़ी कम है। फिर अमीक तरीका काश्त का ना होना, यानी कि जदीद तरीका काश्त नहीं इस्तेमाल किया जाता, ज़्यादा फसलें
काश्त करने की तरफ कम तवज्जो दी जाती है, नए बीज और कीमियावी खादें इस्तेमाल नहीं की जाती। और फिर नाकाफ़ी ज़राई आबपाशी है और नाकाफ़ी, हालांकि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है वो दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ामों में शामिल होता है, इसके बावजूद वो हमारी ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है। खालों और खेतों में पानी ज़ाया हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग से फसलें मुतासिर होती है। दरियाओं में आने वाला पानी जो है हमारे पास चूँकि उसको स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं है, वो समंदर में जा गिरता है और इस तरह से पानी की तकसीम में बहुत सी ख़राबियाँ हैं। फिर ज़राई मदाखल की कमी है। ज़राई मदाखल से मुराद वो तमाम चीज़ें जो कि हमें किसी भी चीज़ को उगाने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि खादें, कीड़े मार अद्वियात, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और आबपाशी के जदीद ज़राए जैसे मदाखल की फ्राहमी, इनके इस्तेमाल को आम करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में चूँकि इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं तो उनको हासिल करना एक आम किसान जो कि एक छोटे से रकबे पे ज़मीन काश्त करता है उसके लिए मुश्किल है। तो लिहाजा ज़राई मदाखल की कमी भी हमारी ज़राई पसमानदगी की एक वजह है। फिर ज़राई तहकीक है। पाकिस्तान की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत 1/4 से भी कम है, यानी कि 1/4 से भी कम है। अगर जो लोग जो तरक्की याफ्ता ममालिक में 1 एकड़ से 40 मन चीज़ आ रही है तो पाकिस्तान में वो 10 मन भी नहीं आ रही। फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए फसलों के दुश्मन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए जरासीम कश अद्वियात और जदीद बीजों के लिए तहकीक की ज़रूरत है। इस तरह फसलों की अच्छी इकसाम की दरियाफ्त भी ज़रूरी है। फिर ज़राई कर्ज़ों की अदम दस्तियाबी, हमारे किसानों की ज़राई मिल्कियत बहुत कम है, काश्तकारों को अमूमन कर्ज़े की ज़रूरत पड़ती है और जबकि हमारे पास ये अदारे कम हैं जो काश्तकारों को कर्ज़ दें। और इसके अलावा मौजूदा अदारे कर्ज़ा के हकदारों को कर्ज़ा मुहैया नहीं करते, बल्कि ऐसे बारसूल ज़िम्मेदारी कर्ज़े लेते आ रहे हैं जिनको कर्ज़े की ज़रूरत बहुत कम है। किसान ये कर्ज़े आमतौर पर आढ़तियों और साहूकारों से लेते हैं। जब वो आम लोगों से कर्ज़े लेते हैं तो शरह सूद बहुत ज़्यादा होती है, तो लिहाजा किसानों का इस्तेहसाल होता है। फिर सेमुतहोर है। सेमुतहोर आप देखते हैं कि जो ज़मीन कटाव का शिकार हो जाती है और उस पर ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो हमारे हर साल बहुत सी ज़मीन सेमुतहोर का शिकार हो जाती है और हम उसको सही करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते। फिर किसान की पसमानदा हालत है। ज़राई शोबा में सबसे अहम फ़र्द किसान, इसकी माली हालत बहुत ख़राब है। जो दूसरों को खुराक मुहैया करते हैं उसे खुद सुकून से 2 ढंग की रोटी भी नसीब नहीं होती। सिंपल सी चीज़ है, आजकल यही फिनोमिना है, मोस्ट ऑफ़ द पीपल नोज़ इट कि किसान जो है वो खप जाता है, इतने महंगे बीज ख़रीदता है, अद्वियात, पानी और खाद वगैरह ख़रीदता है, उस पर इन्वेस्टमेंट करता है, जबकि उसको उसकी फ़सल का बहुत कम रेट मिलता है। फिर बेहतर ज़राए नक़ल हमल की कमी है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, ये चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जानी बहुत मुश्किल है। फिर उन्हें मुआवजा नहीं मिलता और इस तरह से जो है वो बहुत सारे, अगर आप इन चीज़ों को सर्च आउट करने की कोशिश करें तो बहुत सारे ब्लंडर होते हैं जो कि इसी तरह से हमारे किसानों के साथ हमारे मुल्क में किए जाते हैं। और एक और भी जो बात कुछ दिन पहले मुझे पता चली वो यही थी कि जब वो कोई भी ज़मींदार फसल लेके आते हैं, किसान अपनी फसल लेके आते हैं, तो जब उसको तोला जाता है तो जो आड़ती हजरात होते हैं वो जो थैला जिसमें चीज़ होती है, मेरा ख्याल 50 से 60 ग्राम का थैला होगा, उसको वो किलो या 2 किलो कंसीडर करते हैं कि अच्छा जी अगर आपकी ये चीज़ है तो इसमें से 50 किलो अगर आपकी चीज़ है तो इसमें से 2 किलो का तो थैला निकल गया, इसका मतलब है आपकी 48 किलो चीज़ है। तो ये गलत है, गुनाह है, इस्तेहसाल है। फिर इंतशार अराज़ी, कानूनी खामियों की वजह से ज़मीन छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इज्तिमाली अराज़ी के ना होने की वजह से इनसे खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता और मतलब ये ज़मीन है जब जैसे आगे आगे विरासत की मुंतकिली होती है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। फिर फसलों की बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई मौसर मनसूबाबंदी नहीं होती। तो एक अंदाजे के मुताबिक किसी वजह से पाकिस्तान में 25% तक फसल कम होती है। फिर लड़ाई झगड़े हैं, दुश्मनियाँ हैं और लोग जो है वो बहुत सारा अपना जो वक्त और जो चीज़ें हैं अपना सरमाया जो है वो थाने कचहरियों में ख़र्च कर देते हैं। और बल्कि बहुत सारे लोगों के बारे में ये भी सुना जाता है कि वो जितना कमाते हैं वो साल 6 माह बाद किसी न किसी मुकदमे के सिलसिले में उसको लगा देते हैं या शादी ब्याह पर कर्ज़ लेकर और दीगर तकरीबात पर फजूल खर्ची करते हैं। फिर ज़राअत पर मबनी सनत का फुकदान है। हैवानात यानी कि मुर्गबानी, मुर्गियों की खुराक, माहीगीरी, डेयरी फार्मिंग जैसी ज़राअत पर मबनी सनतों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। हालांकि किसान जो है वो अपने फालतू वक्त में यानी कि जब अगर
किसान जब कोई फसल बोता है तो उसके पास इतना टाइम होता है कि वो कोशिश करके एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म अपना साथ अरेंज कर सकता है, डेयरी फार्म बना सकता है, फ़िश फार्मिंग बना सकते हैं अपने एरिया में। तो वो तमाम चीज़ें जो है हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है, तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। फिर कुदरती आफ़ात हैं, कुदरती आफ़ात आती रहती हैं, दरियाओं की सतह बुलंद होने की वजह से सैलाब आ जाते हैं। सैलाब ना आए तो खुश्क साली का सामना करना पड़ता है, तो लिहाजा दोनों सूरतों में नुकसान होता है। फिर ज़रूरी अशिया की कीमतें हैं, मुल्क अफरात ज़र का शिकार है, लेकिन सनती अशिया की निस्बत ज़रूरी अशिया की कीमतें बहुत कम है। किसान काश्तकारी की बजाय दीगर मुलाजमत और कारोबार को तरजीह देते हैं। फिर जागीरदारी निज़ाम है हमारे मुल्क में, बड़े बड़े जागीरदार अक्सर शहर में रहते हैं, मज़ारों के ज़रिए काश्तकारी होती है, मज़ारों के साथ इंसानियत सोज़ और ग़ुलामों जैसा सलूक होता है, उनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती। और जब मालिक सर पे नहीं होता, सिंपल सा फिनोमेना है हमारे पाकिस्तानी अवाम का कि जब मालिक सर पे नहीं होता तो मुलाजिम भी काम नहीं करता, तो वो भी एक रीज़न है। उन्हें कोई गर्ज नहीं होती पैदावार ज़्यादा हो कम हो, हम कौन सा बीज डालें, कौन सी खादें डालें, बस उनका काम है इस सेटअप को बस चलते रहने देना है। फिर किसानों की पसमानदगी है, किसान में नाखानगी और जहालत उनकी पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह है। इसी वजह से वो जदीद तौर तरीके नहीं सीख सकते, ना ही ज़्यादा बेहतर मनसूबाबंदी कर सकते हैं, ना ही अच्छी मार्केटिंग करके बेहतर कीमत ले सकते हैं। तो लिहाजा ये 17 रीज़न्स हैं। आल्दो ये बहुत ज़्यादा इनके नंबर 17 नंबर्स हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज़ें। अगर आप देखें ना कि हमारे मुल्क में किसान खुशहाल क्यों नहीं है, तो इनमें से आधी से ज़्यादा रीज़न खुद ब खुद आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतने, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।